नमस्कार। कैसे हैं आप? भारत एक संघीय ढांचे वाला राज्य है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक राज्यों की एक सीमा है, राज्यों के पास एक अधिकार क्षेत्र है और केंद्र से पूरे देश की सत्ता चलती है। राज्य और केंद्र के अधिकार संवैधानिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं। केंद्रीय योजनाओं के लाभ लेने के लिए राज्य सरकारों के लिए नियम कानून हैं और यही कारण है कि कई बार आप यह सुनते होंगे कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी वो योजनाएं कई राज्य उसका फायदा नहीं उठा पाए और वो पैसा वापस आ गया। आपको आश्चर्य लगता होगा कि कई प्रदेश जो बेहद गरीब हैं लेकिन केंद्र द्वारा दिए गए योजनाओं का, केंद्र द्वारा आवंटित पैसों का लाभ नहीं उठा पाए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए तब होता है जब राज्य और केंद्र के बीच टकराहट होती है और राज्य की सरकार केंद्र सरकार के पास वो दस्तावेज, वो आंकड़े नहीं पेश करती। जब पूरा देश कोरोना से फाइट कर रहा है, उसमें एक प्रदेश है पश्चिम बंगाल, जो केंद्र से टकराहट की राजनीति मोल लेकर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रही है। बंगाल की जनता के पास केंद्र की उस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है जिसके तहत इस वक्त केंद्रीय योजना के तहत हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को जो गरीब है, जो असहाय है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, वो यदि आवेदन करता है तो उसे प्रति माह, प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो चावल और 1 किलो दाल की व्यवस्था सरकार ने की है। लेकिन बंगाल सरकार ने वो आंकड़े केंद्र के पास नहीं दिए। ये केंद्र सरकार की योजना है कि देश के हर किसानों को प्रति तिमाही 2000 रुपये मिले, लेकिन ये लाभ बंगाल को पिछले कई महीने से नहीं मिल रहा। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, यह आरोप लगा रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महामहिम धनखड़ साहब। अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बंगाल की सरकार लगातार केंद्रीय योजनाओं से प्रदेश की जनता को वंचित रख रही है। तो सवाल यह है कि क्या राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं? क्या राज्यपाल को इस तरह से अपनी बात सार्वजनिक मंच पर मीडिया के मार्फत रखने का अधिकार है? ये अपने अपने तर्क हैं। इसे मैं अक्सर इस लिहाज से व्याख्या करता हूं कि कानून में एक व्यक्ति को सजा का अधिकार है। वो निचली अदालत से फांसी की सजा पा जाता है, ऊपर की अदालत से बड़ी हो जाता है। कई बार निचली अदालत से वो बड़ी हो जाता है, ऊपर की अदालत से उसे फांसी हो जाती है। एक ही कानून, एक ही अपराधी, लेकिन दलीलें अलग, इंसाफ करने वाले की मिजाज अलग, फिर फैसले अलग। इस लिहाज से इसे तर्क के तराजू पर अलग अलग ढंग से तौला जा सकता है और विवाद खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 167 के मुताबिक कि राज्यपाल ही राज्य के मुखिया होते हैं और वो मुख्यमंत्री के सहयोग से मंत्री परिषद का गठन करते हैं और सरकार मुख्यमंत्री चलाते हैं। राज्यपाल ही मंत्रियों का शपथ दिलाता है, लेकिन मंत्री कौन बनेगा ये तय मुख्यमंत्री करता है और ये उस सीमा में राज्यपाल को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन कई जगह पर राज्यपाल सुपर बॉस होता है। अनुच्छेद 167 ही कहता है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो जमीनी स्तर पर यह पता करे कि प्रदेश में जनता पीड़ित है या नहीं है। ये राज्यपाल के अधिकारी उसे रिपोर्ट दे सकते हैं और उसी अधिकार के तहत राज्यपाल के पास जो रिपोर्ट थी उससे जानकारी मिली कि देश की आम जनता को जो फायदा मिल रहा है केंद्रीय योजनाओं का, उसका फायदा बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा। और इसी पीड़ा ने राज्यपाल धनखड़ की पीड़ा बढ़ा दी।
उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि वो लगातार उनसे टेलीफोनिक बात करते थे, पत्राचार करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब नहीं देती थी। उसके बाद अक्सर वो मुख्यमंत्री कहती थी कि वो इस मुद्दे पर चुप रहें क्योंकि सरकार उन्हें चलाना है और राज्य की जनता ने यह जिम्मेदारी उन्हें दी है। बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराहट में पिस रही थी बंगाल की जनता। राज्यपाल धनखड़ कहते हैं कि प्रदेश की जनता सच नहीं जान पा रही है कि कोरोना से प्रदेश में कितने लोग पीड़ित हैं। प्रदेश की जनता यह भी नहीं जान पा रही है कि आखिर जो मौत लोगों की हो रही है उसमें कोरोना वाले कितने हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों की टीम के मुताबिक जो शिकायत आई है उसके मुताबिक उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या ना बताया जाए। सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रही हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में जो तबलीगी जमात के कितने लोग कोरोना से प्रभावित हैं, कितने तबलीगियों की मौत हुई है, ये आंकड़ा भी ना बताया जाए। खुद राज्यपाल कहते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से पूछा गया कि प्रदेश में कितने तबलीगियों को कोरोना वायरस है, कितने उससे प्रभावित हैं, कितने मौत हुए हैं, तो मुख्यमंत्री ने पत्रकार को डांटते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल है, यहां सांप्रदायिक सवाल ना किया जाए। तो क्या ये सांप्रदायिक सवाल है? ये राज्यपाल ने खुद सवाल किया है। इससे ये तुष्टीकरण की नीति इसमें भी स्पष्ट होती है कि क्या बंगाल की सरकार इस महामारी को भी धर्म, जाति और मजहब के रंग में रंगना चाहती है। क्या प्रदेश में जो आगामी चुनाव होने हैं उसमें बंगाल में बढ़ते मुस्लिम वोट के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या एक ऐसी राजनीति कर रही है जिससे थोक में उसे वोट मिले? बातें यहीं तक नहीं रुकी। बंगाल के राज्यपाल ने यह भी अलग अलग टीवी चैनलों को बताया कि किस तरह से बंगाल की गरीब जनता उस चावल और दाल से भी वंचित है जो केंद्र की योजना के तहत हर गरीब को मिलना है। प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह चावल और 1 किलो दाल भी बंगाल की जनता को 20 अप्रैल से पहले नहीं मिल रहे थे। ठीक 1 महीना पहले जनता कर्फ्यू के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा थी कि देश के हर गरीब नागरिक तक, वंचितों तक 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति माह दिया जाएगा, उससे बंगाल की जनता वंचित है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को लेकर के जब उन्होंने रामविलास पासवान से बात की, जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं भारत सरकार के, तो मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यपाल धनखड़ को बताया कि आपकी मुख्यमंत्री ने हमें आंकड़े पेश नहीं किए हैं और इसीलिए जो फायदा प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और वही फायदा उसी नीति नियम के कारण दूसरे राज्यों को मिल रहा है। सुखद खबर यह है कि राज्यपाल धनखड़ के इस मुद्दे को उठाने के बाद 20 अप्रैल को पहली बार प्रदेश की जनता को ये सुविधाएं मिल पाई हैं। धनखड़ ये भी शिकायत करते हैं कि इन मुद्दों पर जो डायरेक्ट पैसे मिलने चाहिए, जो डायरेक्ट अनाज मिलना चाहिए, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपने लोगों तक वो अनाज पहुंचा रहे हैं और दूसरों को वंचित कर रहे हैं। कोरोना बीमारी के समय इस तरह की घटिया राजनीति निश्चित रूप से एक ममताहीन सरकार के व्यवहार पर सवाल खड़े करता है। मामला यहीं तक नहीं रुका। ओपी धनखड़ कहते हैं कि इस प्रदेश की जनता को वो अधिकार भी नहीं मिला, किसानों को खास करके। वो आंकड़े बताते हैं कि 70 लाख किसान पश्चिम बंगाल में हैं और इस हिसाब से प्रति तिमाही 7,000 करोड़ रुपए बंगाल के किसानों को मिलना चाहिए और ये 2 टर्म हो गए जो प्रति तिमाही मिलता है ये फायदा। उस हिसाब से 14,000 करोड़ रुपए जो बंगाल के किसानों को मिलने थे वो नहीं मिल पाए। इससे अहित किसका हुआ? इससे अहित बंगाल के किसानों को हुआ, जो बंगाल की ममताहीन सरकार ने पॉलिटिक्स के कारण, घटिया राजनीति के कारण बंगाल के किसानों को इससे वंचित रखा।
तो यदि आंकड़े बंगाल की मुख्यमंत्री छिपा रही हैं, यदि तबलीगियों को बंगाल की मुख्यमंत्री बचा रही हैं, तो इसका अहित किसके ऊपर हो रहा है? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। सवाल यह है कि क्या बंगाल के मुख्यमंत्री की कमजोरियों का पर्दाफाश यदि बंगाल के राज्यपाल करते हैं तो इसे राजनीति बताया जाना चाहिए? क्या बंगाल के राज्यपाल ने कुछ भी ऐसा किया है जो गैर कानूनी है? संविधान का अनुच्छेद एक राज्यपाल को यह पूरा अधिकार देता है कि उसके सरकार के कार्यकाल में वो सरकार चूंकि उसकी अगुवाई में हो रही है और वहां यदि जनता के साथ अत्याचार होता है तो इसकी रिपोर्ट वो केंद्र की सरकार तक दे। और आज की तारीख में यदि ये मामला मीडिया के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंचे तो मैसेज यही जाएगा कि केंद्र और राज्य के बीच टकराहट हो रही है। इसीलिए ये सच मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचना ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार कैसे जनता को उसके अधिकारों से वंचित कर रही है। दरअसल सरकार राज्यपाल की ही होती है, मुख्यमंत्री उसका कार्यकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है और राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है हर राज्य में। इसीलिए भारत के संविधान में पूरी व्यवस्था है और भारत का संविधान बेहद लचीला इसीलिए माना जाता है कि चूंकि भारत एक संघीय ढांचा है, राज्यों में सरकार तो है लेकिन राज्यों की सरकारें केंद्र की नीतियों की अवहेलना नहीं कर सकती। इसी मुद्दे को राज्यपाल धनखड़ ने उठाया है और ये मुद्दा बेहद संवेदनशील और मानवीय पैमाने पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसे राजनीतिक विवादों से टालने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, इसे पत्रकारिता की गिरोहबाजी से बचाना चाहिए ताकि बंगाल की जनता को वो तमाम हक और अधिकार मिल सके जो देश के अन्य हिस्से की जनता को मिल रही है। ऐसी विपदा की घड़ी में जब कोरोना ने जाति, मजहब, अमीरी, गरीबी, विचारधारा की सीमाओं को तोड़ दिया है, वैसे में बंगाल की मुख्यमंत्री यदि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और केंद्र से टकराव मोल लेकर के प्रदेश की जनता के साथ अमानवीय व्यवहार करती है तो निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी राजनीतिक स्वरूप पर सवाल उठना चाहिए। और उससे अहम ये है कि अभी ये सवाल उठने का वक्त नहीं, अभी वक्त इस बात का है कि हर जनता तक केंद्र की सरकार की नीतियों का फायदा मिलना चाहिए। राज्य की सरकार ने जो तय किया है वो जनता के उस निचले पायदान तक मिलना चाहिए और इसे पार्टी कार्यकर्ताओं की सीमाओं में बांध कर नहीं रखा जाना चाहिए। राज्यपाल का सवाल कतई राजनीतिक नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था में वो अधिकार उन्हें है और ऐसा मुझे लगता है कि राज्यपाल ने इन मुद्दों को उठा करके बंगाल की जनता के हक को मानवीय आधार पर देश की जनता तक पहुंचाया है ताकि उस सच को उजागर किया जा सके और बंगाल की जनता को, बंगाल के पीड़ितों को, गरीबों को अधिकार मिल सके। और इसी लिहाज से महज एक दिन पहले जब ये टकराहट सामने आया, 20 अप्रैल वो तारीख रही जिसमें बंगाल की जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र की हर योजनाओं का लाभ बंगाल की हर गरीब पीड़ित जनता को मिले जैसे देश के अन्य हिस्से की जनता को मिल रहा है। यदि आपको ये विश्लेषण तार्किक ढंग से मानवीय आधार पे सही लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।